दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 की 4th चैप्टर संस्थाओं का कामकाज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि किसी देश को राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। फिर हम भारत जैसे विशाल देश की संसद एवं इसके 3 अंगों राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा के बारे में भी जानेंगे। अध्याय के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुए जैसे लोकसभा बनाम राज्यसभा, राजनैतिक और स्थायी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है राजनैतिक संस्थाओं की आवश्यकता। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी देश को चलाने में कई गतिविधियां शामिल होती है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है। हमारा अगला टॉपिक है संसद। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत की संसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय संसद में 3 अंग शामिल है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। पहला, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और उनके पास संसद के सत्रों को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा, राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन या राज्यों की परिषद के रूप में भी जाना जाता है। यह एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा, लोकसभा। इसे निचला सदन या लोगों का सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब तक कि इसे पहले भंग ना कर दिया जाए। हमारा अगला टॉपिक है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हमें संसद की आवश्यकता कई महत्वपूर्ण कारणों से होती है। संसद लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानून बनाना है। संसद नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है या अनावश्यक कानूनों को रद्द करती है। ये कानून देश के नागरिकों के जीवन और उनके अधिकारों को सीधे प्रभावित करते हैं। संसद सरकार के कामकाज पर निगरानी रखती है और उसे जवाबदेह बनाती है। संसद के पास देश के वित्त पर नियंत्रण होता है। सरकार कोई भी पैसा संसद की अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकती। संसद एक ऐसा संस्थान है जो कानून बनाता है, सरकार को नियंत्रित करता है, वित्त की देखरेख करता है, जनता की आवाज को उठाता है और देश में लोकतंत्र को मजबूत करता है। हमारा अगला टॉपिक है लोकसभा बनाम राज्यसभा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संसद के 2 मुख्य सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों की अपने अलग अलग भूमिकाएं, शक्तियां और संरचना है। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती है।
लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा मंत्री परिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं रखती है। इसकी अध्यक्षता भारत का उपराष्ट्रपति करता है। हमारा अगला टॉपिक है राजनैतिक और स्थायी कार्यपालिका। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सरकार में कार्यपालिका 2 मुख्य प्रकार की होती है। पहला राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरा स्थायी कार्यपालिका। पहला राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका उन लोगों से मिलकर बनती है जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करते हैं। इन्हें अक्सर मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के रूप में जाना जाता है। ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं और सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है और चुनाव के बाद सरकार बदलने पर ये भी बदल जाते हैं। इनका मुख्य कार्य नीतियां बनाना और बड़े फैसले लेना होता है। ये जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के आधार पर कानून और कार्यक्रम तैयार करते हैं। दूसरा स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, सिविल सेवक या नौकरशाह शामिल होते हैं। ये लोग योग्यता और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहते हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। इनके पास अपने अपने विभागों की गहरी तकनीकी और प्रशासनिक विशेषज्ञता होती है। इनका कार्यकाल स्थायी होता है। इनका मुख्य कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और कानून को लागू करना होता है। ये राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, न कि सीधे जनता के प्रति। हमारा अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा से बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। हमारा अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री के अधिकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवादों के मामलों में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री के पास किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रपति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता।
संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।